पर 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी और फिर शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और आप सभी को पता है कि आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, जहां पर उन्होंने पीएम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तीनों से मुलाकात की है। और भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात उनकी हुई है। ओम बिरला, साथ ही निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात उनकी हुई है। प्रदेश में भजनलाल सरकार को बने करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां पेंडिंग चल रही हैं। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी थी। इसी साल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस पर फिलहाल चर्चा ही चल रही है। वहीं अक्टूबर महीने में जिस तरह से गुजरात में पार्टी ने मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरे मंत्रिमंडल का चेहरा ही बदल दिया, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि कुछ इसी तरह का बदलाव राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में मंगलवार को दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को एक बार फिर से हवा मिल गई है। अब जान लेते हैं कि पीएम मोदी से मुलाकात अहम क्यों है। सीएम ने प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर न्योता दिया है। 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन हो रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा की भी अटकलें हैं, क्योंकि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां पेंडिंग हैं। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग से पहले ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी के अलावा सीएम भजनलाल ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की और प्रदेश के विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। आज हम माननीय मंत्री ललन सिंह जी से मिले हैं और राजस्थान के लिए उन्होंने कई सौगातें हमें दी हैं। और आने वाले समय में राजस्थान में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैमल मिल्क का प्रोडक्ट किस तरह से आगे बढ़ सकता है और राजस्थान को कैसे पशुधन के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से कैसे और आगे हम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई है। पिछले कई दिनों से राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी एक दिन पहले 1 दिसंबर को कहा था कि यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ऐसे में अब देखना यह है कि कब तक राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान में कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट बचाओ गाड़ी छोड़ो महारैली के लिए जोर शोर से जुटी है। दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ राजस्थान से ही 50,000 से अधिक लोग इस रैली में पहुंचेंगे। तैयारी पूरे प्रदेश में तेज है, लेकिन राजधानी जयपुर, जहां से सबसे बड़ी भीड़ जुटनी है, वहीं जयपुर में कांग्रेस की इसकी तैयारी में जुट गई है। हालांकि जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की घोषणा अब तक अटकी हुई है, लेकिन वर्तमान जिलाध्यक्ष आर तिवारी इस तैयारी की कमान संभाले हुए हैं। आज उन्होंने जयपुर प्रभारी रोहित बोहरा के साथ जयपुर की बैठक ली। इसी का आदेश है कि 14 तारीख को गद्दी छोड़ वोट चोरी के संदर्भ में दिल्ली में एक रैली आयोजित करी जा रही है, जिसको हमारे प्रेसिडेंट साहब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी महासचिव वगैरह उसको एड्रेस करेंगे। उस संदर्भ में हमने आज मीटिंग बुलाई है और 14 तारीख को कैसे कैसे लोग बाग जाएंगे, आज जो जिम्मेवारी देंगे उसके ऊपर है। 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में रैली है साथियों की, कांग्रेस के साथियों की। और राजस्थान सहित 12 राज्यों में जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है और राजस्थान में भी इस समय आखिरी चरण में पहुंच गया ये मतदाता सूचियों का परीक्षण का। इस संदर्भ में 8 विधानसभा के साथियों को बुलाने की बात थी और मैंने आज उसको अंजाम दिया। रोहित बोहरा जी आ रहे हैं, गंगा है, नारी है। में जयपुर और बीकानेर संभाग में शीतलहर चल सकती है, जिससे तापमान और भी नीचे गिर सकता है। तो प्रदेश में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। अगले कुछ दिन तापमान में गिरावट की आशंका जरूर जताई गई है, लेकिन जयपुर और बीकानेर में शीतलहर चलने की आशंका बताई जा रही है।
श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में इन दिनों दिन और रात के तापमान में हो रही गिरावट के बाद सर्दी के तेवर तीखे होने शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में बीती रात का तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस तो दिन का तापमान तकरीबन 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रेलवे स्टेशन के बाहर तेज ठंड से बचाव के लिए गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे लोगों से बात की हमारे संवाददाता। चलिए आपको दिखाते हैं। के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर की बात की जाए तो रात का तापमान तकरीबन 6.5 डिग्री सेल्सियस तो दिन का तापमान तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ चुका है, जिसकी वजह से न केवल रात के समय गलन का एहसास बढ़ गया है बल्कि दिन के समय भी तेज ठंड लगने लगी है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के रेलवे स्टेशन के बाहर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, आम लोग जहाँ पूरी तरह से ठंड से बचने के लिए पूरी तरह से अपने आप को वूलन्स में पैक किए हुए हैं, तो वहीं गर्मा गर्म चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस तेज पड़ती ठंड से थोड़ी सी राहत मिल सके। और आप ये देखिए, चाय की दुकान पर इस समय अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में एकमात्र गर्मा गर्म चाय ही एकमात्र सहारा है जो इस समय इस कड़ाके की ठंड से थोड़ी सी राहत देती हुई दिखाई दे रही है। कैसी ठंड पड़ रही है श्रीगंगानगर? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा। क्या इंतजाम किए हुए हैं? इंतजाम देखो, पूरा इंतजाम किया हुआ है। अच्छा, आप तो चाय भी पी आपने दादा जी? हाँ जी, हाँ जी, चाय भी पीनी जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, उससे गर्मी चढ़ जाती है शरीर को। कहाँ जाओगे आप? हम जाएंगे गणेशगढ़। अच्छा, गणेशगढ़ जाओगे? हाँ जी। कहीं से आए हो, बाहर से आए हो? नहीं, यही गणेशगढ़ से आया हूँ। अच्छा, यहीं से आए ये हो। अपने भाई को लेने आया था। अच्छा, भाई को लेने आए हो। तो पूरा जैकेट वैकेट सारा इंतजाम है? हाँ, पूरा इंतजाम है अभी। अच्छा, वेरी गुड। आपने भी पूरा मफलर टोपा लगा रखा है? पूरी ठंड पड़ रही है और पूरा इंतजाम है और गणेशगढ़ जाएंगे अब। अच्छा, गणेशगढ़ जाओगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इन दिनों जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे चाय की डिमांड भी बढ़ी है बहुत ज्यादा। अच्छा, चाय लोग तो ज्यादा मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है, रात में ज्यादा है। हाँ। अच्छा, आपके पास रात भर ग्राहक रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, रात को ट्रेनें आती, ट्रेनों में ग्राहक तो आते हैं, ठंड के अंदर चाय पीते हैं वो। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। भीलवाड़ा में क्या राजस्थान को दहलाने की थी साजिश? पिकअप में मिला 2270 किलोग्राम विस्फोटक। कहां भेजा जा रहा था विस्फोटक? राजस्थान के राजसमंद में पुलिस ने एक ऐसी पिकअप को पकड़ा जिसमें 2270 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री थी। ये अवैध विस्फोटक इतनी भारी मात्रा में है कि अगर इसमें ब्लास्ट हो जाता तो करीब 10 किलोमीटर के एरिया में तबाही मच जाती। श्रीनाथ जी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान मिनी पिकअप से विस्फोटक बरामद किया। ये गाड़ी आमेट से ईसवाल अंबिका क्रेशर माइंस जा रही थी। पुलिस ने पिकअप को जब्त करते हुए ड्राइवर और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। गाड़ी में कुल 109 कार्टून रखे थे जिसमें करीब 2270 किलो विस्फोटक था। ये सामग्री माइंस में पत्थर ब्लास्टिंग के काम में आती है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से राजस्थान में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रारंभिक पूछताछ में जो ड्राइवर था उसने बताया कि ये माइंस पे सप्लाई की जा रही है, लेकिन उनसे संबंधित जब उनसे दस्तावेज मांगे गए और जो टीपी वगैरह मांगी गई और उसका लाइसेंस मांगा गया तो वो सबके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया, तो इसलिए गाड़ी को डिटेन किया गया और उन दोनों जनों को विस्फोटक अधिनियम के तहत अरेस्ट किया गया है। पुलिस अधिकारी अब इस बात की भी जांच में लगे हैं कि क्या किसी साजिश के तहत इस खतरनाक सामग्री को लाया गया था, इसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच में जुटी है। हम इस समय मौजूद हैं थाने के बाहर। आप देखें कि ये वही गाड़ी थी जो नाकेबंदी में यहाँ से पार होकर जा रही थी और ये आमेट के पास से होकर इसवाल पहुंचनी थी। इन बॉक्स में जो विस्फोटक सामग्री है वो माइनिंग में ब्लास्टिंग के लिए काम में ली जाती है, जिसमें जिलेटिन सहित अन्य जो सामान होते हैं वो सामान इसमें आप देख सकते हैं कि वायरिंग और जो टोपी होती है और जो जिलेटिन होती है और जो ब्लास्टिंग में जो काम में जो यूज की जाती है वो सारी सामग्री एक साथ थी। तो पुलिस ने कार्य इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ सामग्री को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने जो है कि इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और गाड़ी को जब्त किया, इस माल को जब्त किया है।
श्रीगंगानगर से पकड़े पाकिस्तानी जासूस को जयपुर सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 11 दिसंबर तक रिमांड पर भेजा गया। कैसे जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था और कैसे वो इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। दस दिन की रिमांड पर पाकिस्तानी जासूस आईएसआई को भेज रहा था सीक्रेट इंफॉर्मेशन। आईएसआई हैंडलर से सोशल मीडिया पर था संपर्क। जासूसी के आरोप में पकड़ा गया प्रकाश सिंह उर्फ बादल पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। सीआईडी इंटेलिजेंस ने सोमवार को उसे श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया था। प्रकाश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ सोशल मीडिया पर संपर्क में था। आरोपी प्रकाश सिंह राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना की युद्ध या सैन्य रणनीति से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेजता था। इसके लिए उसे पैसे मिलते थे। वो आईएसआई हैंडलर्स को जानकारी उपलब्ध करवा रहा था। 27 नवंबर को प्रकाश सिंह को श्रीगंगानगर में सैन्य क्षेत्र के आसपास घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने एक्शन लेते हुए उसे हिरासत में लिया और जांच में उसके फोन में पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से कांटेक्ट की पुष्टि हुई। संदिग्ध गतिविधियों में पहले से ही शामिल था, पूछताछ नोट में उसने स्वीकारा भी है और सेक्शन 23 में एविडेंस की जो इतला दी है उसमें भी इसने एडमिट किया है कुछ फैक्ट और आईएसआई एजेंट से कनेक्टेड था। मेजर इसका जो काम था ये अपने इंडियन मोबाइल नंबरों से और पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स को उनको नंबर देता और वहाँ पे व्हाट्सएप डाउनलोड करा के ओटीपी उनको शेयर करता था। अब जब ओटीपी उनको शेयर हो जाते थे तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बड़ा ही डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स हैं देश के विरोध काम करते थे। प्रकाश सिंह उर्फ बादल ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आईएसआई के संपर्क में था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के निर्देश पर बादल ने भारतीय मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप चलाने के लिए कई ओटीपी भी उपलब्ध कराए थे, जिसके जरिए पाकिस्तानी एजेंसी भारत में अपना जासूसी नेटवर्क चला रही थी। इंटेलिजेंस के वकील हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो सार्वजनिक तौर पर डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, लेकिन वो गंभीर विषय है और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रकाश सिंह जो है वो आईएसआई के संपर्क में था। इसी आधार पर कोर्ट ने प्रकाश सिंह उर्फ बादल को 11 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इतने दिनों के रिमांड में काफी कुछ जानकारी और बहुत सारे हैंडलर्स के नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। 12 में यूरिया की किल्लत ने किसानों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। छिपा बड़ौद और छबड़ा दोनों जगह किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। देखिए रिपोर्ट। खाद के लिए किसानों का हाहाकार, कहीं सड़क जाम, कहीं धरना। खाद संकट से किसान उग्र। 12 में यूरिया संकट गहराया। सड़क जाम और धरने से किसानों का फूटा गुस्सा। कहीं हाईवे जाम, कहीं एसडीएम कार्यालय पर धरना। 12 जिले में लगातार बढ़ रही खाद की कमी किसानों के सब्र का बांध तोड़ गई। छिपा बड़ौद सहकारी समिति के बाहर सुबह से ही भारी संख्या में महिला और पुरुष किसान लाइन में खड़े थे, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी समिति का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लंबे इंतजार से परेशान किसानों ने अकलेरा रोड स्थित नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसानों का आरोप है कि कई दिनों से खाद वितरण में अव्यवस्था बनी हुई है। समय पर समिति न खुलने और कर्मचारियों के गायब रहने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कहाँ से आए आप? यहाँ एक कड़े में 4 बजे के बैठे हम। कहाँ से आए? कड़े क्या नाम होगा? कितने टोकन? कितने टोकन बांटे लगभग? टोकन की आनी 2 लाइन अच्छी। अच्छा, 2 लाइन अच्छी बाहर की 2 लाइन पीछे की लाइन छोड़। मतलब किसी को मिला किसी को नहीं मिला? तो काहे ना मिली, एक ही कट्टो ना मिलेगा। किसानों का कहना है कि बुआई के बीच खाद नहीं मिलने से उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात, विरोध के दौरान भी प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे किसानों में गुस्सा और बढ़ गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छबड़ा में भी खाद के टोकन को लेकर हंगामा हो गया। खेल मैदान में टोकन वितरण शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में कूपन खत्म हो गए। टोकन न मिलने से नाराज किसान बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। किसान जिले में यूरिया की कमी और अव्यवस्था का समाधान जल्द से जल्द चाह रहे हैं। उधर अधिकारी ये वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। 1 सप्ताह में बुआई पूरी हो चुकी और अब उनका पहली सिंचाई का समय आ गया और सभी किसानों का एक साथ आया है समय। पहले पलेवा धीरे धीरे पलेवा होता रहता था और धीरे धीरे यूरिया की डिमांड होती थी, पर अब इस साल वो यूरिया की डिमांड 15 दिसंबर को न हो के वो आज पैदा हो गई। रही बात सप्लाई डिमांड की, हमारी डिमांड 90,000 की थी और आयुक्तालय से हमको 77,000 का अलॉटमेंट मिला है। कृषि विभाग का कहना है कि 12 जिले को आवंटन से ज्यादा खाद मिली है, लेकिन इस बार समय से पहले बुआई शुरू होने से अचानक खाद की मांग बढ़ गई है, जिसके चलते थोड़ा असंतुलन पैदा हो गया है। विभाग ने किसानों से अपील की है वो केवल जरूरत होने पर ही खाद लें, अनावश्यक भंडारण न करें। न्यूज़ 18 के लिए 12 से विपिन की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।